So good morning, dear friends. Good morning, 12th D class. Good morning. Good. Good morning. Respond, beta. You must respond. Okay. So today we are going to start a very important topic once again, and almost we are near to the areas where actually we are desired to solve so many questions. And जो questions इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस लेसन को पढ़ा जा रहा है, उस क्वेश्चंस के लगभग हम नज़दीक आ गए हैं। और वो क्वेश्चन है हमारा एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम कि एग्रीगेट्स, तो उसको सॉल्व करने से पहले हमको ये जानना होगा कि व्हाट इज एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, इसके क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उनको कैसे उन तक पहुंचा जाता है और व्हाट आर द बेसिक्स अबाउट दैट। ओके, तो विद दैट अप्रोच we are here in this class to understand it. Once again, before the lesson, we must know that so far what we have studied. तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा, हमने वो सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा जिनसे हम आज एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज अब हम आज देखेंगे आपको इस लेसन में। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा अभी तक आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ रहा है। हाँ, हो सकता है लग रहा हो कुछ बच्चों को, नहीं लग रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर लग रहा है तो आपको आज ये समझ में आएगा कि हमने वो चीजें क्यों पढ़ी। अगर हमने डिप्रिसिएशन पढ़ा तो डिप्रिसिएशन क्यों पढ़ा, अगर हमने डोमेस्टिक टेरिटरी को पढ़ा तो क्यों पढ़ा, अगर हमने रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो क्यों पढ़ा, हमने इन्वेस्टमेंट को पढ़ा और इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट को पढ़ा तो क्यों पढ़ा, हमने स्टॉक फ्लो को पढ़ा तो क्यों पढ़ा। आज उसकी जरूरत है। सो विद दैट थिंग्स we have to keep in the mind all those things which you have already studied in the previous sessions. Now it is a use of those things. Okay, so aggregates of national income, what are the aggregates। और वैसे भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी की ही बात करते हैं। तो आज हम नेशनल इनकम एग्रीगेट्स जो है नेशनल इनकम का, वो कौन कौन से हैं और उनको हम कैसे निकालते हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश है कि हमारा हर बच्चा समझ में आए उसको। विद दैट अप्रोच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट कि हम जब कंपनी में प्रोडक्शन करते हैं और कंपनी से प्रोडक्शन जब मार्केट में आता है, कंपनी जो प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो हमारा दो तरीके से मूल्यांकन किया जाता है एग्रीगेट्स का। एक तो मार्केट कॉस्ट के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर, और दूसरा फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। वन इज मार्केट प्राइस और दूसरा फैक्टर कॉस्ट। दिमाग में बैठाएंगे आप कि फैक्टर कॉस्ट, फैक्टरी कॉस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये लिंक्ड है। ओके, when things comes to the market, when things come to the market, there's a lot of obligations from the producer side and the government side. What are those things? Government, anything, this circular flow of income आपने पढ़ा। एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम बन जाती है। तो अगर एक व्यक्ति एक्सपेंडिचर बंद कर दे तो दूसरे की इनकम बंद हो जाएगी। जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि दूध वाले के ऊपर, दूध के को हम परचेज करते हैं तो दूध वाले की इनकम बन जाती है। दूध वाला सब्जी खरीदता है तो सब्जी वाले की इनकम बन जाती है। सब्जी वाला कपड़े खरीदता है तो कपड़े वाले की इनकम बन जाती है। कपड़े वाला मिठाई खाता है तो मिठाई वाले की इनकम बन जाती है। तो ये आपको ये समझना होगा कि हम सब इस दुनिया में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। कोई भी एब्सोल्यूट होकर काम नहीं हो सकता। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, वो सारी चीजें दूसरे के द्वारा बनाई हुई है। गेटिंग पॉइंट। तो जो चीजें फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुई वो प्रोडक्शन मार्केट में आता है और मार्केट में उसको गवर्नमेंट जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, जो व्यक्ति भी प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूसर है, ही इज सपोज टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्सेस। क्योंकि हमने बताया कि एक व्यक्ति जो प्रोडक्शन कर रहा है वो इनकम अर्न कर रहा है। वो इनकम जब अर्न करता है तो गवर्नमेंट कहती है कि आप, सिस्टम ऐसे ही चलता है कि आप जब अर्न करें तो कुछ का कुछ प्रॉफिट आप सरकार को जमा करें। और सरकार क्या करती है, उस अर्निंग्स को यूज करती है, जो टैक्स के रूप में उसने कलेक्ट किया उसको लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, चाहे सड़कें बनवाए, चाहे विद्यालय बनवाए, चाहे कुछ भी करे। तो इस तरीके से ये पूरी इकोनॉमी चलती है।
मेरे कहने का नटशेल में बस इतना ही पर्पस है यहाँ पर कि दो चीज़ों का मूल्यांकन, एग्रीगेट्स का मूल्यांकन 2 तरीके से किया जाता है, एक फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, दूसरा मार्केट प्राइस के ऊपर। जो मैंने अभी बताया, इतनी बात समझ में आई किसी को? बोलते रिस्पॉन्ड फास्ट करेंगे? बोलो बेटा। क्विक, बहुत स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है। चिल्ड्रन, हेलो, हेलो। आज क्या हो गया भाई? आवाज़ नहीं आ रही है। चिल्ड्रन, आर यू सी क्यों आवाज़ क्यों नहीं आ रही है बेटा? क्यों क्यों लेट रिस्पॉन्स क्यों हो रहा है इतना? हुँ? ये समझ में नहीं आया? फैक्टर कॉस्ट के हम एग्रीगेट्स का मूल्यांकन 2 रूप से करते हैं, 2 प्राइस पर। एक तो फैक्टरी कॉस्ट मतलब फैक्टर कॉस्ट के रूप में, ठीक है? मतलब जिसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस नहीं है, किसी भी तरह का सब्सिडी नहीं है, किसी भी तरह का टैक्स नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने को जो रेम्युनरेशन मिल रहा है, बस उसी पर हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। दैट इज़ अ फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपने पढ़ा है कौन-कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। मतलब उनका जो रिवार्ड है, वही है हमारा फैक्टर कॉस्ट। एक उस पर मूल्यांकन करते हैं एग्रीगेट्स का, दूसरा हम मार्केट प्राइस के ऊपर मूल्यांकन करते हैं एग्रीगेट्स का। आर यू गेटिंग पॉइंट? समझ में आ रही बात? तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एग्रीगेट्स हैं कौन? देखो बेटा, एग्रीगेट्स हमारे पास हैं वो एक तो ग्रॉस के टर्म में हम यूज़ करते हैं, किसके रूप में यूज़ करते हैं? ग्रॉस के रूप में। और दूसरा हम यूज़ करते हैं नेट के रूप में, ठीक है? एग्रीगेट्स को हम 2 तरीके से मूल्यांकन करते हैं, एक ग्रॉस के रूप में, जिसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं। अब वो सारी चीज़ें जो मिली हुई हैं, उसमें से हम जब सारी चीज़ों के को माइनस करते हैं, मतलब कौन-कौन सी चीज़ों को माइनस करें कि नेट आ जाए। तो पहली बात आपको अपने ध्यान में रखना होगा कि देखो, पहली बात हमने जो बताई कि हम 2 रूपों में मूल्यांकन करते हैं, एक होता है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर और दूसरा मार्केट प्राइस के ऊपर। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के अगर आमने-सामने आप ध्यान से देखें, तो वो सारी चीज़ें एक ही हैं। यहाँ भी जीडीपी है, यहाँ भी जीडीपी है, यहाँ पे तो वो सारे कंपोनेंट तो एक ही होंगे। अब ये कंपोनेंट जो है वो अगर आप ध्यान से हम अगर बताएँ, आप सोचें, देखिए, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक तो ग्रॉस है, अब ग्रॉस है एक, GROSS ग्रॉस, ओके? और एक ग्रॉस में देखो जीएनपी हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं? जीडीपी। दोनों ग्रॉस हैं, जीएनपी और जीडीपी। अब इनका दोनों का मूल्यांकन होता है, देखो मार्केट प्राइस के ऊपर भी होता है और फैक्टर कॉस्ट के ऊपर भी होता है। इसी तरह हमारे पास अब नेट का जो कॉन्सेप्ट है, उसका भी मूल्यांकन 2 रूपों में हम करते हैं। देखो, नेट में भी देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास एनडीपी है, यहाँ भी एनडीपी है फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी है और यहाँ भी एनएनपी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी मूल्यांकन होगा, चाहे वो मार्केट प्राइस में हो या फैक्टर कॉस्ट में हो, वो सारे एग्रीगेट्स सेम ही हैं। तो हमारे पास जो टोटल एग्रीगेट्स हुए वो कितने हुए? 4 इधर दिखा रहा है, 4 इधर दिखा रहा है। मतलब 8 एग्रीगेट्स हैं, ठीक है? इस 8 एग्रीगेट्स में क्वेश्चन किसी भी एग्रीगेट्स के बारे में पूछा जा सकता है। जनरली वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि नेशनल इनकम पता कीजिए आप, ठीक है? जनरली यही होता है। लेकिन छोटे-छोटे कंपोनेंट्स हो सकते हैं कि वो आपसे पूछ दे जीडीपी एफसी क्या होगा, जीडीपी एमपी क्या होगा, एनडीपी एफसी क्या होगा, एनडीपी एमपी क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। समझ रहे हो? तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। ल टोटल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पर हमको 4 कंपोनेंट यहाँ पर है और ये 4 कंपोनेंट यहाँ पर है। टोटल 8 कंपोनेंट से ही क्वेश्चंस हमारे पास आएँगे और इन्हीं 8 कंपोनेंट्स के इर्द-गिर्द हमको सारी समस्याओं को देखना होगा। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, व्हाटएवर यू हैव स्टडीड सो फार, ये यहीं पर यूज़ होने वाला है। अब हम देखते हैं, देखो दोनों तरफ हमने ग्रॉस का लिया हुआ है, इधर भी ग्रॉस, इधर भी ग्रॉस। अब हम देखो, एक जीडीपी है और दूसरा जीएनपी में हमने लिखा है। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की तरफ हम कैसे जाएँगे? तो मैंने यहाँ पर अलग-अलग कलर से मार्क किया हुआ है। आप देखो, यहाँ भी ग्रॉस है और यहाँ भी जीडीपी में भी ग्रॉस है और जीएनपी में भी ग्रॉस है। दोनों देखो एक ही कलर से मैंने मार्क किया समझाने के लिए।
अगेन पी का कलर देखो, दोनों तरफ पी है, तो मतलब ये दोनों में कोई चेंज नहीं है, जीएनपी और जीडीपी में कोई चेंज नहीं। चेंज कहाँ है? एक में डोमेस्टिक है, दूसरे में नेशनल है। तो जब डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ हमको जाना है, ठीक है, जब डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ हमको जाना है, तो मतलब डोमेस्टिक का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम नेशनल का कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी से हमको नेशनल कॉन्सेप्ट में जाना है, तो हमको उसमें एनएफआईए को ऐड करना होगा, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि एन का जो कॉन्सेप्ट है रेजिडेंटशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये जरूरी है कि हमको जब डोमेस्टिक टेरिटरी से हम नेशनल की तरफ हम जाएं, आपको याद होगा कि हमने बहुत सारे मैप बनाकर, इंडिया का मैप बनाकर उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी दिखाया था, फिर उसमें नेशनल। तो वो आपका जो नेशनल प्रोडक्ट का मैंने जो एक लिया था, उसमें हमने बताया था कि नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ रेसिडेंट्स irrespective of whether performed within the इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड इट। ये हमने बताया था आपको। तो डोमेस्टिक से जब हम नेशनल की तरफ जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर, ये ध्यान रखना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब होगा तब वो डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाएगा। सिमिलरली अगर नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आना है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है जीएनपी दिया हुआ है, और जीएनपी से क्वेश्चन पूछता है कि जीडीपी एफसी निकालिए, तो हमको क्या माइनस करना पड़ेगा? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस करना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखेंगे कि जीडीपी से जीएनपी और जीएनपी से जीडीपी हम कैसे आते हैं। और मैंने इसको समझाने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका अपनाया, ये कलर बना दिया, और कलर देखो दोनों में सेम है, मतलब इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज कहाँ हो रहा है? एक में डोमेस्टिक है, दूसरे में नेशनल है। इतनी बात समझ में आ रही बेटा? बोलो बेटा। चलो हाँ, बोलते जाओ बेटा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये बिल्कुल आप फैमिलियर हो चुके हैं इस वर्ड से। एनएफआईए का एक फॉर्मूला होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब दूसरे देश से आपने जो पैसा मंगाया, और हमारे यहाँ दूसरे देश के जो निवासी रहते हैं, उनको वो अपने देश जो पैसा भेजते हैं, दोनों के बीच का अंतर हमारा कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपका यहाँ जो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत रहा होगा, वो दूर हो गया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो एनएफआईए में क्या होता है, ये आपको इससे आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, तो ये दोनों आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। एनएफआईए का फॉर्मूला क्या है? फीफा माइनस फीटा, ये आपको याद रखिए, फीफा माइनस फीटा। अपने देश के लोग जो बाहर में रहते हैं वो पैसा, देखो इसी को मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है डायग्राम के द्वारा, मैप के द्वारा। यूएसए और इंडिया के बीच में फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं वो अपने देश में पैसा भेज रहे हैं, फीफा हो गया। अमेरिकन जो इंडिया में रहते हैं अपने देश में पैसा भेज रहे हैं यूएसए में, तो वो फीटा हो गया। और इन दोनों में से फीफा माइनस फीटा कर दिया तो क्या होगा कि वो एनएफआईए बन गया। समझ में आई बात? आर गेटिंग पॉइंट? वेरी गुड। ऐसे ही बोला करो, आईयूसी आरयूसी की तरह, आईयूसी की तरह। हाँ, ओके। तो एनएफआईए इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, ये दो बार लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, बड़ा क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ठीक है। अब आप देखो, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। अभी देखो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको मतलब एग्जांपल से समझना आसान है। तो प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ठीक है, कौन कंपनी है ये? फॉरेन, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फॉरेन कंपनी। ध्यान से देखेंगे, जिन लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा इस एग्जांपल से आपको क्लैरिटी जल्दी आएगी। तो प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फॉरेन कंपनी, कौन कौन कंपनी कैसी है? फॉरेन कंपनी है, और अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया में है वो लेकिन, ठीक है, और कंपनी कैसी है? फॉरेन की। और आगे पॉइंट, अब देखो, तो इसको समझने के लिए देखो मैंने एक मैप बना दिया। ये मान लो एक आईबीएम एक कंपनी है, हाँ, और आईबीएम कंपनी कहाँ है? फॉरेन कंपनी है। ओके, वो कहाँ है? देखो भारत का मैप बना दिया मैंने छोटा सा, ठीक है, समझ में आ रही बात? बोलो भाई, ये भारत का मैंने मैप बना दिया, ये
ठीक है, बोलते जाओ। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया भारत का मैप। ओके, तो अभी इस मैप में IBM इज वर्किंग हियर, और यूएस, तो इनकम बाय IBM वो क्या होगा, फीटा हो जाएगा, होगा ना बेटा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये तो अपने देश में पैसा भेज रहे हैं, तो ये GNP ऑफ किसका होगा, यूएस का होगा, है ना। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इट इज अ पार्ट ऑफ GNP ऑफ इंडिया, नो, बिकॉज इट इज अ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट में क्या आएगा, फॉरेन कंपनी और फॉरेन बैंक, फ्रॉम इट्स कंट्रीब्यूशन to production inside the domestic territory of India, that is factor income paid to abroad. Are you getting point? बोलो भाई, समझ में आई मेरी बात, बोलो। हाँ चलिए, ठीक है, तानिया, नंदनी, सबको समझ में आ रहा है बेटा, सबको समझ में आ रही है? हाँ बेटा, बोल दिया करो बेटा। ठीक है, तो प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, it is not a part of GNP of India because it is a factor income earned by a non-resident from its contribution to production inside the domestic territory of India, that is factor income paid to abroad. तो ये फीटा का के अंतर्गत आएगी। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर, ध्यान से करेंगे, देखेंगे ध्यान से हम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सैलरी पेड टू अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, ध्यान से देखना, सैलरी पेड टू अमेरिकन किसको मिल रहा है, अमेरिकन को, वर्किंग इन, कहाँ काम कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, अमेरिका का एक मैप बना दिया, उसमें रेड कलर से मैंने डाल दिया क्या, इंडिया, वो इंडियन एम्बेसी हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब ये देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ये इंडियन एम्बेसी में जो भी काम करेगा, जो भी काम करेगा, चाहे वो इंडियन हो चाहे जो भी हो, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है इंडिया का, इसलिए वो GDP ऑफ इंडिया में आएगा, बट GNP ऑफ USA। क्वेश्चन में जो कह रहा है ना कि सैलरी पेड टू अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, कैन पॉइंट, तो उसमें आंसर क्या होगा, ये भी भारत के GNP में नहीं आएगा, नो, बिकॉज दिस इन फैक्टर इनकम इज पेड टू नॉन रेसिडेंट, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आर गेटिंग पॉइंट? ओके, ओके बेटा, बिल्कुल आसान है। और नेक्स्ट हमारा है, फिर अगेन इसको थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, हमारा है अगला, सैलरीज रिसीव्ड, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। पहली बात कि रशियन एम्बेसी इन इंडिया, एम्बेसी किसकी है, रसिया की है, तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, रसिया की होगी। ठीक है, अब इतना तो क्लियरिटी होगी, एक तरफ से आपकी क्लियरिटी हो गई। नेक्स्ट, सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स, कौन रेसिडेंट कौन से हैं, इंडियन है, वर्क कहाँ कर रहे हैं, रसिया में, रसिया में कर रहे हैं ना, रशियन एम्बेसी तो रसिया की डोमेस्टिक टेरिटरी रसिया में है, तो जहां काम करेंगे वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, तो वहां के GDP का हिस्सा होगा। तो सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स का जो GDP, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो GDP ऑफ रसिया में जाएगा। ठीक है, और GNP ऑफ इंडिया, तो GDP ऑफ रसिया बट GNP ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या होगा कि सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, यस इट इज पार्ट ऑफ GNP ऑफ इंडिया, बिकॉज वाई इट इज, आपको कारण लिखने होंगे इफ यू वांट टू गेन मार्क्स। अगर आपने यस लिख के छोड़ दिया, 0 मार्क्स। ठीक है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, यस बिकॉज इट इज अ फैक्टर इनकम अर्नड बाय इंडियन रेसिडेंट आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में नहीं है वो, कहाँ है, रशियन डोमेस्टिक टेरिटरी में है। ओके, क्योंकि एम्बेसी है वो इंडिया। ठीक है, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है, बोलो बेटा, इज इट क्लियर? हाँ, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा ग्रॉस से नेट की तरफ कैसे जाते हैं, तो ये हमारा, हमने टेरिटरी वाले क्वेश्चन देख लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं इसमें मैंने लिया, मैं ऐसे आपसे पूछता हूँ ओरली, अगर ये मैं कहूँ कि आप, ओपन क्वेश्चन टू ऑल, डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी,
डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, ये इंडिया के जीएनपी में होगा या नहीं होगा? क्विक, टाइम होने वाला है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, whether it will be the part of, very good, yes, रीजन क्या होगा? Because it is a factor income earned by a resident from outside the domestic territory of India, that is factor income from abroad. Okay, okay, तो ये हमारा था तो कुछ एग्जांपल से हमने समझाने का प्रयास किया। अब हम आते हैं ग्रॉस से नेट की तरफ। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा ग्रॉस से, हमने आपको पहले बताया था ग्रॉस से ग्रॉस की तरफ बताया था आपको। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल ले लिए। ठीक है, एनएफआईए के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, फीटा फीफा माइनस फीटा के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं ग्रॉस से नेट की तरफ कैसे जाते हैं। फिर वही तरीका हमने अपनाया। देखो, ग्रॉस जीडीपी और एनडीपी हमने लिया है, दोनों में डी कॉमन है, दोनों में पी कॉमन है। डिफरेंसेस कहाँ है? एक में ग्रॉस है, जी फॉर ग्रॉस एंड एन फॉर नेट। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, हमने जो बताया था फॉर्मूला, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन बिकम्स द नेट। ठीक है, अगर इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखें कि नेट से अगर हमको ग्रॉस की तरफ जाना है, क्योंकि रेड कलर से हमने मार्क किया हुआ है, तो नेट नेट से ग्रॉस जाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, प्लस डिप्रिसिएशन। मतलब क्या हुआ, नेट प्लस डिप्रिसिएशन बिकम्स द ग्रॉस। समझ में आई बात? बोलिए, डू इट फास्ट, रिस्पॉन्ड। चलो, गुड बर्ड। दूसरा देखो, यहाँ पर है ग्रॉस अगेन नेट, जीडीपी, ठीक है, प्लस एनएफआईए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमने एक तरफ जीडीपी लिया हुआ है, दूसरी तरफ हमने क्या लिया है, एनएनपी लिया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, जीडीपी लिया हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, एनएनपी लिया हुआ है। ध्यान देना, एक तरफ हमने क्या लिया है, जीडीपी लिया हुआ है, दूसरी तरफ एनएनपी लिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो वेरिएशन, देखो ध्यान से देखेंगे वेरिएशन। पहला वेरिएशन क्या है कि देखो, यहाँ पर ग्रॉस है, दूसरा नेट, दूसरा यहाँ डी है, यहाँ एन है, यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ नेशनल है, और पी तो कॉमन है। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई। तो उस डिफरेंसेस को ध्यान से देखेंगे आप। एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूँ, देखो मैंने क्या बताया कि डिफरेंसेस क्या है। थोड़ा सा मैं बोल्ड ले लेता हूँ, ब्लैक से लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। देखो यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या है, वो जी ग्रॉस है, और यहाँ नेट है। देखो डिफरेंसेस है। दूसरा यहाँ क्या है, नीचे मैंने मार्क किया, ये डोमेस्टिक है, यहाँ ये नेशनल है। डिफरेंसेस है। ओके, तो अब हमको देखो, हमको ग्रॉस से भी हमने पहले क्या देखा था कि अगर ग्रॉस से हमको नेट की तरफ जाना है तो हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। देखो ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, हाँ okay। फिर देखो, आप देखो, ये तो हो गया ग्रॉस से हमने इसलिए डेप्रिसिएशन यूज किया, माइनस डेप्रिसिएशन किया। देखो ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया डबल। ओके, और फिर आपने देखो, हमको अब तो ये तो हो गया, ग्रॉस से हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन, तो नेट आ गया। अब बचा क्या, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक से हमको नेशनल की तरफ जाने के लिए हमने पहले क्या देखा, इससे पहले वाली स्लाइड में देखो, इससे पहले की स्लाइड में हम एनएफआईए को क्या करते हैं, देखो ग्रॉस हमको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो हम एनएफआईए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो आपको मैंने पहले दिखाया था, है ना, बहुत पहले दिखाया था, देखो, अरे बहुत पहले, हाँ, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए हमने क्या दिखाया, देखो यहाँ पर दिखाया मैंने, एनएफआईए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये भी समझ में आया आपको? बोलो भाई, बोलिए, टेल मी डियर फ्रेंड्स। हाँ, यस, फास्ट रिस्पॉन्ड। तो आपको इतना समझ में आ गया बेटा, कि हमने ग्रॉस से जब हम नेट की तरफ जाएंगे तो हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और डोमेस्टिक से, ये कहाँ चला,
इसके बाद वाला, हाँ ये। तो ग्रॉस से हम नेट की तरफ गए तो डिप्रिसिएशन हमने माइनस किया, और डोमेस्टिक से हम नेट की तरफ जा रहे हैं तो प्लस एनएफआई हमने किया है, ये एनएफआई प्लस किया है। तो इज इट क्लियर डियर? अब हम आते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, जहां हमारा ये स्लाइड कहता है जीडीपी एमपी। अब यहाँ एमपी है, यहाँ एनडीपी एमपी है, तो देखो एमपी एमपी सेम, यहाँ प्राइस है, यहाँ भी प्राइस है, दोनों नेट में भी प्राइस है और ग्रॉस में प्राइस है। यहाँ डोमेस्टिक है, यहाँ डोमेस्टिक है, ये भी सेम हो गया। अंतर क्या है? केवल और केवल जी और एन का है। तो हमने जी से एन की तरफ, ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए हमको क्या करना है? डेप्रिसिएशन माइनस करना है, जो कि हमने यहाँ किया है। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हमने इसको जीडीपी एमपी को मार्केट प्राइस पे निकाला है, एनडीपी को भी हमने मार्केट प्राइस पे निकाला है, और केवल डिफरेंस था तो ग्रॉस और नेट का, और हम वो पहले देख चुके हैं, ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए हमको डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अब हम आते हैं अगले तरफ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ठीक है। दोनों एमपी पर हैं तो दोनों कॉमन हो गया, पी दोनों में है, ओके, एन दोनों में है, ओके। अब ग्रॉस नेट की तरफ जाना है तो डिप्रिसिएशन माइनस होगा। इट इज क्लियर? बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आते हैं जीडीपी एमपी और ये जीएनपी एफसी, तो डिफरेंसेस क्या है? पहली डिफरेंस तो बहुत ही विजिबल है, यहाँ एमपी दिया हुआ है, यहाँ एफसी दिया हुआ है, यहाँ एमपी दिया हुआ है, यहाँ एफसी दिया हुआ है। इसके बाद देखो डिफरेंसेस कहाँ है, ये यहाँ डोमेस्टिक है, ये डोमेस्टिक है, दियो बीच में देखो, और यहाँ जीएनपी है, एन है, तो यहाँ पर डी और एन का अंतर है। तो डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए आप पढ़ चुके हो, हम क्या करते हैं? एनएफआईए को प्लस करते हैं, तो हमने यहाँ एनएफआईए को यहाँ प्लस कर दिया, ओके, ठीक है, एनएफआईए को प्लस कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं? हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है, तो हम ये फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस में से 90 अगर माइनस करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट होता है, जो कि हमने यहाँ नीचे दिखाया है, ठीक है, ये हमने नीचे यहाँ पर दिखाया है, ओके। मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। तो हमको जीडीपी एमपी से जीएनपीएफसी जाना है, तो हमने डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए एनएफआई को प्लस किया, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाने के लिए हमने एनआईटी को माइनस किया, और यहाँ मैंने स्टार मार्क करके यहाँ दिखा दिया है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। बोलिए भाई, बोलो भाई। हाँ, ठीक है। अब मेरा टाइम हो भी चुका है, लास्ट स्लाइड होगा हमको हमारी समझ से, और हमको आ गया है लास्ट स्लाइड, और इसमें हम क्या बोलते हैं आपको? थैंक यू, थैंक यू। और इसके बाद आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, किसी भी स्लाइड में कोई दिक्कत हो, आप जस्ट टेल मी फास्ट, डाउट क्लियरेंस, टेल मी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, क्या बेटा? वेरी गुड, सुपर बॉय। कौन बोल रहे हो बेटा? नाम बता दो बेटा। क्या बेटा? हिमांशु बोल बेटा, हाँ। देखो मैंने बताया कि यहाँ जीएनपी हमने लिया है, यहाँ एनएनपी लिया है, ठीक है। दोनों स्लाइड में, सॉरी, इस स्लाइड में मैंने क्या किया है? ग्रॉस है तो नेट की तरफ जाना है, तो ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं। यहाँ पर एमपी देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी एमपी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्राइस है, यहाँ भी प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी एन है, नेट नेशनल का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ भी नेशनल का कॉन्सेप्ट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंसेस ओनली एग्जिस्ट, वन इज ग्रॉस, वन इज ग्रॉस एंड अनदर इज नेट। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। एनएनपी से अगर जी पर जाना है बेटा, इसको मार्क कर ही देता हूँ। यहाँ से आप यहाँ बोल रहे हो ना बेटा, तो हम डिप्रिसिएशन क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ प्लस डिप्रिसिएशन, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। एक्चुअली हर जगह हमने लिखा था, यहाँ पर मैंने रिवर्स वाला नहीं किया था, इसलिए शायद आपको कंफ्यूजन रहा होगा। चलिए, अच्छा किया आपने बता दिया। तो इस स्लाइड में मॉडिफिकेशन हो गया, इसको मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, प्लस डिप्रिसिएशन, ओके, ओके, वेरी गुड। चलो, और किसी को कोई डाउट? एनीबडी?
बोलिए भाई, कोई बच्चा मुझे बताएगा? कुछ कोई डाउट है? नो? तो टाइम आपका हो चुका है। ओके, हो चुका है ना? हाँ, तो आप यू में अगर किसी को डाउट है तो आप रुक कर पूछ भी सकते हैं। अगर नहीं डाउट है तो यू कैन से बाय बाय टू मी। एंड प्लीज वंस अगेन आई एम रिपीटिंग यू बेटा, कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। इससे हमारा और आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा होगा, और हम लोग मन से हम पढ़ा पाएंगे, और आप का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, किसी भी काम में मन लगाओगे बेटा तभी अच्छा अच्छा लगता है, रिजल्ट तभी अच्छा आता है। ओके, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट। विद दैट पॉजिटिव नोट, आई एम जस्ट सेइंग बाय बाय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर किसी को डाउट है तो अगेन यू कैन, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। ओके, थैंक यू।